क्या तुम्हें कभी किसी ने कोई ऐसा तोहफा या फेवर दिया है जो तुमने मांगा भी नहीं था? उस वक्त तुम्हें शायद बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन सच कहूं, वो कोई तोहफा नहीं था, वो सोने की हथकड़ियां थीं, और तुमने खुद अपने हाथों से मुस्कुराते हुए उन्हें पहन लिया है। हमारे दिमाग को इवोल्यूशन ने कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि जब कोई बिना मांगे हमारी मदद करता है तो हमें अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये बेचैनी बेवजह नहीं है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें खतरे का अलार्म दे रहा होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डेट यानी भावनात्मक कर्ज कहते हैं। ये एक ऐसा हाई इंटरेस्ट लोन है जो बिना तुम्हारे सिग्नेचर, बिना तुम्हारी सहमति के तुम्हारे नाम पर ले लिया गया है। और जो इंसान तुम्हारे लिए ये शिकारी वाली दरियादिली या प्रेडेटरी जेनरोसिटी दिखा रहा है, वो असल में मदद नहीं कर रहा, वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बना रहा है। इसे द इनविजिबल मॉर्गेज या अदृश्य गिरवी कहते हैं। इसका डिजाइन बहुत ही शातिर होता है। सामने वाला इंसान तुम्हें तुम्हारी जरूरत से कहीं ज्यादा दे देगा। वो हर चीज में ओवर डिलीवर करेगा ताकि तुम्हारे अंदर गिल्ट यानी अपराध बोध का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो जाए। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस कर्ज को चुकाने की कोई तय तारीख या शर्त नहीं होती, और यही बात एक साधारण सी मदद को तुम्हारे भविष्य के समय और ऊर्जा पर एक परमानेंट कब्जा बना देती है। शुरुआत में तुम्हें जो कृतज्ञता महसूस हो रही थी, वो धीरे धीरे एक घुटन भरी मजबूरी में बदल जाती है। अब तुम उन्हें किसी भी काम के लिए ना कहने की ताकत खो चुके हो। ये मैनिपुलेटर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। ये अक्सर तुम्हें लोगों के सामने पब्लिक में फेवर देते हैं ताकि तुम पर भारी सामाजिक दबाव बन जाए। अब अगर तुमने भविष्य में उनका कोई काम करने से मना किया तो पूरी दुनिया की नज़र में तुम एक एहसान फरामोश इंसान बन जाओगे। उनके दिमाग में एक साइलेंट लेजर या एक गुप्त खाता चल रहा होता है। वो अपने हर एक छोटे से गिफ्ट को इस खाते में क्रेडिट करते हैं ताकि जब तुम अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर पल में हो तब वो इस कर्ज को ब्याज समेत कैश इन कर सकें। और आज 2026 के इस डिजिटल दौर में तो ये खेल और भी खतरनाक हो गया है। आज सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ब्रांड्स और एल्गोरिदम भी हाइपर पर्सनलाइज्ड काइंडनेस का नाटक कर रहे हैं ताकि तुम्हारी लॉयल्टी को मैन्युफैक्चर किया जा सके। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी परवाह करते हैं, पर वो सिर्फ तुम्हारा अटेंशन खरीद रहे हैं। इस फोर्स्ड रेसिप्रोसिटी यानी जबरन थोपे गए एहसान का मानसिक नुकसान बहुत भयानक होता है। तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी ऑटोनॉमी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम कोई भी फैसला अपने लिए आज़ादी से नहीं ले पाते। तुम्हारा हर डिसीजन इस फिल्टर से होकर गुजरता है कि मैं उसका उधार कैसे चुकाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में एक रिसेंटमेंट साइकिल शुरू हो जाती है। तुम्हारे वो रिश्ते जो कभी सच्चे हुआ करते थे अब सिर्फ ट्रांसैक्शनल पावर प्ले और सौदेबाजी बनकर रह जाते हैं। तुम्हारे अंदर ही अंदर लोगों के लिए एक कड़वाहट भर जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हारा अपना फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हें एक सपोर्ट सिस्टम की तरह नहीं बल्कि लेनदारों के एक नेटवर्क की तरह लगने लगते हैं, जो बस अपना एहसान वसूलने के लिए तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं। तो इस जाल से बाहर कैसे आएं? इस कर्ज को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें? सबसे पहले तुम्हें यह पहचानना होगा कि सच्ची भलाई और तुम्हारे फ्यूचर को कंट्रोल करने वाली स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क क्या है। जो इंसान सच में तुम्हारी मदद करना चाहता है वो तुम्हें कभी गिल्ट फील नहीं कराएगा। तुम्हें गिल्ट फ्री रिफ्यूजल का आर्ट मास्टर करना होगा, यानी बिना किसी शर्मिंदगी के ना कहना सीखना होगा। जब कोई तुम्हें अनचाहा फेवर दे तो मुस्कुराओ, उनके जेस्चर की तारीफ करो, लेकिन उस बिना बोले गए कॉन्ट्रैक्ट को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दो। तुम्हें एक पत्थर जैसी ठंडी और स्थिर मानसिकता अपनानी होगी, जहां तुम्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क ना पड़े कि वो तुम्हारे ना कहने पर क्या सोचेंगे। अपनी आज़ादी और अपने समय की बाउंड्रीज को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी मुफ्त के एहसान के नाम पर तुम्हें खरीद ना सके। किसी के छिपे हुए इरादों और अनकहे एहसानों के बोझ तले दबने से बेहतर है कि तुम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और कठोर रहो। याद रखना, जो चीज बिना मांगे मुफ्त में मिलती है अक्सर उसी की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। अब जरा अपने आसपास के लोगों के चेहरों को ध्यान से याद करो। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो अचानक से तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया है, जो बिना मांगे तुम्हारी छोटी छोटी परेशानियां सुलझा रहा है, हर बार कैफे का बिल खुद भर रहा है, या बिना किसी स्वार्थ के अपना कीमती समय तुम पर लुटा रहा है? तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त या शुभचिंतक है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी की इस क्रूर दुनिया में इसे द आर्किटेक्चर ऑफ द इनविजिबल मॉर्गेज यानी एक अदृश्य कर्ज का ढांचा तैयार करना कहते हैं। ये कोई इत्तेफाक या इंसानियत नहीं है, ये एक मास्टरमाइंड की बहुत ही शांत और सोची समझी चाल है। वो इंसान तुम्हारे इर्द गिर्द एहसानों का एक ऐसा मकड़जाल बुन रहा है जिसके धागे तुम्हें तब तक दिखाई नहीं देंगे जब तक वो तुम्हारी आज़ादी का गला ना घोंटते हैं। इस खेल को ध्यान से समझो। जब कोई शातिर इंसान तुम्हें मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाना चाहता है तो वो ओवर डिलीवरी की स्ट्रैटेजी अपनाता है। मान लो तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी सलाह या 10 रुपए की मदद चाहिए थी, वो सामने से आकर तुम्हें 100 रुपए की मदद दे देगा। वो हर सिचुएशन में तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा करेगा। अब सवाल यह है कि कोई अपना नुकसान करके तुम्हें इतना फायदा क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि वो जानता है कि ह्यूमन ब्रेन एक बैलेंस शीट की तरह काम करता है। जब कोई हमें हमारी हैसियत या उम्मीद से ज्यादा देता है तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही भारी गिल्ट यानी अपराध बोध का अलार्म बजने लगता है, और यही गिल्ट, यही शर्मिंदगी उस मैनिपुलेटर का असली और सबसे खतरनाक हथियार है। इस अदृश्य कर्ज की सबसे खौफनाक बात यह है कि इसका कोई रीपेमेंट एग्रीमेंट नहीं होता।
अगर तुमने बैंक से लोन लिया है तो तुम्हें पता है कि कितने प्रतिशत ब्याज के साथ कितने दिन में पैसे वापस करने हैं। तुम पैसे चुकाते हो और आज़ाद हो जाते हो। लेकिन इस भावनात्मक कर्ज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। तुम्हारा एक साधारण सा थैंक यू उनके लिए काफी नहीं है। तुम्हारे उस एहसान को स्वीकार करते ही उन्होंने तुम्हारी आने वाली जिंदगी, तुम्हारी आज़ादी और तुम्हारे भविष्य के समय पर एक परमानेंट क्लेम ठोक दिया है। अब तुम उनके कर्जदार हो और वो जब चाहें जहां चाहें तुमसे कुछ भी मांग सकते हैं। और तुम्हें पूरी तरह से फंसाने के लिए वो सोशल इंजीनियरिंग का बेखौफ इस्तेमाल करते हैं। एक बात हमेशा नोट करना, ये शिकारी मैनिपुलेटर्स तुम्हें कभी अकेले में बड़ा फेवर नहीं देंगे। वो ये सब 4 लोगों के सामने पब्लिक में करेंगे। वो तुम्हें दुनिया के सामने एक ऐसे बेचारे इंसान के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे जिस पर उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है। इससे क्या होता है? इससे तुम्हारे ऊपर एक भयानक पब्लिक प्रेशर बन जाता है। तुम एक सोशल ट्रैप में फंस चुके हो। अगर भविष्य में तुमने उनका कोई गलत काम करने से मना किया या उनकी किसी बेजा मांग को ठुकराया तो वो तुमसे अकेले में आकर नहीं लड़ेंगे। वो दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलेंगे। मैंने तो इसके बुरे वक्त में इसका इतना साथ दिया और आज इसने मुझे धोखा दे दिया। और अचानक बिना कोई गलती किए तुम दुनिया की नजरों में एक एहसान फरामोश और मतलबी इंसान बन जाओगे। उनके दिमाग में हमेशा एक साइलेंट लेजर, एक गुप्त डायरी चल रही होती है जहां तुम्हारी हर छोटी से छोटी कमजोरी, तुम्हारा हर वो पल जहां तुमने उनकी मदद ली थी, बहुत ही बारीकी से दर्ज किया जा रहा है। वो तुम्हें तुरंत डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो इंतजार करेंगे। वो इस कर्ज को तब वसूलने आएंगे जब तुम अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर होगे, जब तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी या जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होगे। ठीक उसी वक्त वो तुम्हारे सामने अपना पुराना हिसाब लेकर खड़े हो जाएंगे। और उस कमजोर पल में तुम्हारे पास उनके सामने घुटने टेकने और उनका हर हुक्म मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले अब तुम्हारे अपने नहीं रहे? जब तुम इस फोर्स्ड रेसिप्रोसिटी यानी जबरन थोपे गए एहसान के जाल में फंसते हो तो सबसे पहली चीज जो तुम्हारे अंदर मरती है वो है तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी ऑटोनॉमी। तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे लिए एक जेल बन जाता है। तुम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, अपनी जिंदगी का कोई भी नया फैसला लेने से पहले 100 बार सोचते हो, क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन में लगातार एक आवाज गूंज रही होती है, अगर मैंने अपनी मर्जी चलाई तो वो क्या सोचेगा? उसने उस दिन मेरी मदद की थी, मैं उसे नाराज कैसे कर सकता हूं? तुम्हारी खुद की सोच, तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाएं इस गंदे फिल्टर से होकर गुजरने लगती हैं कि तुम दुनिया के कितने बड़े कर्जदार हो। तुम अपनी जिंदगी अपने लिए जीना छोड़ देते हो और उनके उस अदृश्य कर्ज की किश्तें चुकाने में अपनी जवानी बर्बाद करने लगते हो। और फिर तुम्हारे अंदर शुरू होता है द रीसेंटमेंट साइकिल, नफरत और कड़वाहट का वो चक्र जो तुम्हें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जिन रिश्तों को तुम कभी अपना मानते थे, जिनके साथ तुम निस्वार्थ भाव से बैठते थे, वो अचानक से एक कोल्ड बिजनेस डील, एक ट्रांसैक्शनल पावर प्ले में बदल जाते हैं। तुम उनके सामने मुस्कुराते तो हो, उनके चुटकुलों पर हंसते भी हो, लेकिन तुम्हारे दिल के किसी गहरे कोने में उनके लिए एक भयानक कड़वाहट, एक घुटन पैदा हो चुकी होती है। तुम्हें उनसे मिलना, उनसे बात करना अब कोई खुशी नहीं देता, बल्कि वो एक ड्यूटी, एक मजबूरी लगने लगता है। जब भी तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर उनका नाम फ्लैश होता है तो तुम्हारे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। तुम्हें एक अजीब सी एंग्जाइटी होने लगती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुरंत सोचता है, अब ये मुझसे क्या मांगेगा? अब मुझे कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा भोलापन पूरी तरह से छिन चुका है। इस प्रेडेटरी जेनरोसिटी या शिकारी दरियादिली का सबसे खौफनाक असर तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। जरा सोचो, उस इंसान की मानसिक हालत क्या होगी जिसका अपना फ्रेंड सर्कल, जिसके अपने रिश्तेदार और सहकर्मी उसे एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि लेनदारों का एक खूंखार नेटवर्क ऑफ क्रेडिटर्स लगने लगे। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम दोस्तों के बीच नहीं बल्कि बेरहम लोन शार्क्स के बीच बैठे हो, जो बस अपना एहसान वसूलने के लिए तुम्हारे चारों तरफ गिद्ध की तरह चक्कर काट रहे हैं। तुम लोगों से कटना शुरू कर देते हो। तुम डिप्रेशन और पैरानोया का शिकार हो जाते हो, क्योंकि अब तुम किसी की भी मदद को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर पाते। कोई अगर तुम्हें पानी का एक ग्लास भी ऑफर करे तो तुम्हें उसके पीछे एक छुपा हुआ खंजर नजर आने लगता है। तुम पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाते हो, इस डर से कि कहीं कोई तुम पर फिर से अपना मानसिक पट्टा न बांध दे। ये वो कीमत है जो तुम उस मुफ्त की मदद के बदले चुका रहे हो। तो अब सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? इस भावनात्मक कर्ज को हमेशा के लिए खत्म करके अपनी आज़ादी वापस कैसे ली जाए? डार्क साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को लिक्विडेटिंग द डेट कहा जाता है। सबसे पहले तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और अपने इमोशंस को साइड में रखना होगा। तुम्हें यह फर्क पहचानना सीखना होगा कि कौन इंसान तुम्हारे पास सच्ची भलाई लेकर आ रहा है और कौन तुम्हारी आने वाली जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे ऊपर एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। याद रखो, जो इंसान सच में तुम्हारा अपना है उसकी मदद हवा की तरह होती है। वो तुम्हें सुकून देगी पर तुम उसे पकड़ नहीं सकते। लेकिन एक मैनिपुलेटर की मदद एक भारी जंजीर की तरह होती है, जिसका दूसरा सिरा हमेशा कसकर उसी के हाथ में बंधा होता है। जो सच्ची मदद करता है वो तुम्हें कभी गिल्ट फील नहीं कराएगा, लेकिन जो तुम पर इन्वेस्ट कर रहा है उसकी नजरों में, उसके शब्दों में तुम्हें हमेशा एक अनकहा हिसाब दिखाई देगा। इस जाल को काटने का इकलौता और सबसे धारदार हथियार है द आर्ट ऑफ गिल्ट फ्री रिफ्यूजल।
यानी बिना किसी शर्मिंदगी, बिना किसी झिझक या अपराध बोध के सीधे उनके मुंह पर ना कहना सीखना। जब कोई शातिर इंसान तुम्हारे सामने कोई बिना मांगा फेवर रखे या तुम्हें वो सोने की हथकड़ियां पहनाने की कोशिश करे तो तुम्हें उनके जेस्चर को स्वीकार करना है, पर उस अनकहे कॉन्ट्रैक्ट को उसी पल बेरहमी से फाड़ देना है। उनकी आंखों में सीधा देखो, बिना पलक झपकाए, और एक ठंडी स्थिर आवाज में कहो, इस जेस्चर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने इसके लिए नहीं कहा था। मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। इसके आगे एक शब्द नहीं, कोई सफाई मत दो, कोई झूठी मुस्कान मत दो। तुम्हारी ये स्टॉइक खामोशी और तुम्हारा ये डिटैचमेंट उनके पूरे गेम प्लान को एक झटके में चकनाचूर कर देगा। उनका वो मैनिपुलेटिव दिमाग जो तुम्हें गुलाम बनाने का सपना देख रहा था, तुम्हारी इस बेरुखी से पूरी तरह सुन्न पड़ जाएगा। आज से ही अपनी जिंदगी में मदद स्वीकार करने के नए और लोहे जैसे मजबूत नियम बना लो। मुफ्त की भलाई और अनकही उम्मीदों के उस अंधेरे बोझ से हमेशा के लिए किनारा कर लो। अगर तुम्हें सच में किसी की मदद चाहिए तो एक बिजनेसमैन की तरह सीधे और ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करो। टेबल पर साफ रखो कि इस मदद की कीमत क्या है और तुम इसे कैसे चुकाओगे। किसी को भी अपनी ऑटोनॉमी, अपने फैसले लेने की आज़ादी के साथ खिलवाड़ करने का मौका मत दो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा समय और तुम्हारा अपना दिमाग दुनिया के किसी भी झूठे एहसान से करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। तुम एक मोहरे की तरह पैदा नहीं हुए थे कि कोई भी अपनी शिकारी दरियादिली से तुम्हारा भविष्य खरीद ले। अपनी उन सोने की हथकड़ियों को आज अभी इसी पल तोड़ फेंको और इस कड़वे सच को अपने दिमाग में बैठा लो, इस दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं है, खासकर वो एहसान जो तुमने कभी मांगे ही नहीं थे।